हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट को कवर करेंगे, जिसका ये पार्ट वन होने वाला है। तो पार्ट वन और पार्ट टू में हम पहले पंचायतों को फिनिश करेंगे और अगले दो पार्ट में हम म्यूनिसिपैलिटीज यानी जो नगर पालिका होती है उसको फिनिश करेंगे। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और जितने भी अदर वनडे एग्जाम्स हैं उन सब में काफी हेल्पफुल रहेगा। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से पेचीदा टाइप के होते हैं, जटिल होते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे और विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन की हम डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है स्थानीय स्तर पर उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं और जिन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कुछ अधिकार या दायित्व प्राप्त होते हैं। या हम नॉर्मली कह सकते हैं कि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही जनप्रतिनिधियों द्वारा समाधान करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। So the local self-government refers to institutions elected by the people at the local level that while remaining under the control of national or provincial governments have the authority and responsibility to meet the local needs of the citizens. So this means that local problems are resolved by public representatives at the local level. तो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपके गांव की जो समस्या है, आपके मोहल्ले की जो समस्या है, उसको आपके गांव या मोहल्ले के स्तर पर ही समाधान करने के लिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ऐसी संस्थाओं को हम स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। बेसिकली आप इनके बारे में आप अपने गांव या अपने शहर के जिस आप वार्ड में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि शासन का 3 स्तर है हमारे इंडिया में। एक सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्रीय शासन, जिसमें आप प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों को देखते हैं। दूसरा स्टेट लेवल होता है यानी कि राज्य स्तर का, जिसमें आप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को देखते हैं। उसी प्रकार से हम तीसरे लेवल की अगर बात करते हैं तो वो हमारा गाँव है या वो हमारा शहर है कोई। जैसे गाँव में आपका सरपंच होता है और आपके शहरों में अगर देखेंगे तो पार्षद वगैरह होते हैं। अब इन सबको समझने के लिए थोड़ा-सा हम पहुँचते हैं बेसिक के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई बस्ती क्या होती है? बस्ती या जहाँ लोग रहते हैं स्थायी निवास, किसका परमानेंट रेजिडेंट। तो बस्ती की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो मानी जाती है न्योलिथिक एज से, नवपाषाण काल से। अब नवपाषाण काल से ही क्यों मानी जाती है? तो इसका जवाब होगा क्योंकि नवपाषाण काल न्योलिथिक एज में ही कृषि का आरंभ होता है। और आप जानते हैं कि जब हम कृषि यानी किसी फसल को हम रोपित करते हैं तो वो डेवलप होने में कुछ समय लेती है। उसके लिए आपको एक जगह पर स्थायी रूप से रहना पड़ेगा। सो स्थायी निवास जो परमानेंट रेजिडेंट होता है वो न्योलिथिक काल यानी नवपाषाण काल से शुरू होता है, इसलिए कृषि का प्रारंभ भी नवपाषाण काल से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बस्तियां होती हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट होता है वो न्योलिथिक एज से माना जाता है प्रॉपरली। दूसरा, फर्स्ट टाइम विलेज कॉन्सेप्ट जो है, गांव की अवधारणा सबसे पहले चालकोलिथिक एज में हमें देखने को मिलती है, ताम्रपाषाण काल में। और पहली बार शहरी अवधारणा यानी शहर जो विकसित हुए हैं वो हमें देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद फिर वैदिक सिविलाइजेशन आती है, वो भी एक ग्रामीण सभ्यता ही है। अब यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न है कि किसे हम विलेज कहते हैं और किसे हम शहर कहते हैं, अर्बन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, विलेज किसे कहते हैं? जहाँ के सभी लोग, ऑल द पीपल, सभी लोग किस पर आश्रित हों? हमारा आंसर होगा कृषि पर आधारित हों। सभी किस पर आधारित हों? कृषि करते हों, यानी कृषि कार्य में संलग्न हों, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों, वो गाँव हैं। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में, मान लीजिए 100 पीपल है, 100 लोग रह रहे हैं। इनमें से मान लीजिए 70 लोग कृषि का काम कर रहे हैं, बाकी 30 लोग कुछ और काम करने के लिए बाहर आ गए हैं। तो जो 30 लोग हैं, जो कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बढ़ईगिरी का काम कर रहा है, आर्किटेक्चर का, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, कोई सिंगिंग का काम कर रहा है। तो ये जो 30 लोग हैं, ये बेसिकली जो काम कर रहे हैं, ये शहरी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आएगा। और जो लोग आज भी कृषि से संबंधित हैं, वो सब गाँव। तो बेसिकली गाँव और शहर में इतना सा आपको डिफरेंस याद रखना है कि गाँव में सभी लोग कृषि पर आधारित होते हैं और शहरों में कृषि छोड़ के बाकी लोग सभी काम करते हैं। तो यही अंतर आपको बेसिकली देखने को मिलेगा गाँव और शहरों में। सो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो हमें समझने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचायती राज को और हम आगे समझने के लिए देखते हैं कि ऐसा शासन जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक, जिससे वे स्थानीय समस्याओं का समाधान करने, इसे ही हम विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पॉलिटिकल पावर इज स्प्रेड टू ऑर्डिनरी पीपल
enabling them to address local problems. सो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, यानी कि विकेंद्रीकरण। दो वर्ड होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है और एक डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब है सारी चीजें एक जगह पर निहित हो जाएं, केंद्रित हो जाएं, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है उसको हम अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दें, बांट दें उन्हें। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो जन सहभागिता पर आधारित होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इज बेस्ड ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन, तथा योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन और निरीक्षण भी जन भागीदारी से ही होता है। तो आप देखेंगे इसमें पूरा ना पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन हो, मॉनिटरिंग हो या स्कीम का जो भी, वो सब पब्लिक पार्टिसिपेशन से होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये ग्राम सभा के लोग हैं, यहाँ कोई सरपंच है और सरपंच के साथ कोई उप सरपंच होगा, सचिव होंगे, कुछ उनके पार्षद होंगे, तो ये सारी चीजें ऐसे मिलके हमारी पंचायती राज सिस्टम का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब थोड़ा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं कि पंचायती राज सिस्टम बेसिकली आया कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम वैदिक काल में जाते हैं। वैदिक काल में हमें पंचायती राज का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। इन वैदिक पीरियड द हेड ऑफ पंचायती राज वाज कॉल्ड ग्रामणी, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। सो विच मेंशन इन अथर्ववेद। तो पहली बात, हमें ये जानकारी कहाँ से मिल रही है, अथर्ववेद से मिल रही है कि हाँ, वैदिक काल में भी पंचायतें हुआ करती थी। और आपने सभा और समिति जैसी संस्थाओं का नाम सुना होगा, लाइक एज अ पंचायत, वो भी उस समय की प्राचीन पंचायतों के रूप में कार्य करती थी। नेक्स्ट, फिर हम बुद्ध काल में आते हैं तो हमें ग्राम योजक वर्ड मिलता है। मौर्य काल में ग्रामीक वर्ड मिलता है। मुगल मुगल पीरियड में हमें मुकद्दम खुद चौधरी ये नाम मिलते हैं। और वर्तमान में यही अवधारणा सरपंच है। यूपी वगैरह स्टेट में सरपंच को ही प्रधान या मुखिया भी कहते हैं। मुखिया जी आ रहे हैं या प्रधान जी आ रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारा सीक्वेंस रहा है अभी तक का। लेकिन बेस्ट क्वालिटी का अगर पंचायती सिस्टम का रिटन एविडेंस अगर हमें कहीं मिलता है, तो वो हमें परांतक प्रथम यानी चोल रूलर्स के बारे में मिलता है। जो रूलर्स का उत्तर मेरु अभिलेख है परांतक प्रथम का, उसमें स्थानीय स्वशासन की हमें लिखित जानकारी प्राप्त होती है। द उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन ऑफ परांतक फर्स्ट, जो चोला रूलर है, प्रोवाइड्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और बेहतर या उन्नत क्लास का जो पंचायती राज सिस्टम था, वो चोलों के शासन में ही रहा है। एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उस समय ग्राम सभाओं को उर कहा जाता था। द विलेज काउंसिल वर कॉल्ड उर। इसके सदस्य सभी ग्रामवासी होते थे। तो जैसे आज ग्राम सभा होते हैं, उसके सदस्य सभी ग्रामवासी होते हैं। भले ही वो नो वो मेंबर होते हैं जो पंजीकृत हों, मतदाता में जिनका, मतदाता सूची में जिनका नाम हो। तो बेसिकली ये एक इतिहास रहा है वैदिक काल से लेके हमने वर्तमान तक का। थोड़ी बहुत और चीजें देखेंगे, जैसे विजयनगर एम्पायर की हम बात कर लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था जो है, वो भी स्थानीय स्वशासन के ही गुण प्रदर्शित करती है। द आयंगर सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर इज आल्सो डिस्प्लेड द क्वालिटीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये विजयनगर साम्राज्य में भी हमने देखा। और फिर हम आ जाते हैं औपनिवेशिक काल में, कॉलोनियल पीरियड में। इसमें स्थानीय स्वशासन का बीजारोपण जो होता है 1687 में। तो ये कहानी अब हम यहाँ से देखते हैं। सो अगर हम आधुनिक भारत में पंचायतों का डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये 6 फेज में होता है। फर्स्ट फेज होता है 1687 से 1881 तक, जिसमें 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखना, औपनिवेशिक काल में पहली बार 1687 में मद्रास में नगर परिषद की स्थापना हुई है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 1817 में लॉर्ड मेयो एक प्रपोजल लेके आता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है और चीजों को अगर आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे, तो वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। और आप गांव के लेवल पर विकास करना चाहते हो, तो आप एक काम करिए, गांव में विकास के लिए हर एक चीज पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि, और इसलिए मेयो को कहा जाता है लोकल टैक्सेशन, यानी स्थानीय कर। अगर आपसे पूछा जाए गांव में जो स्थानीय कर की अवधारणा है वो किसने दी है या किसने प्रतिपादित की है, लोकल टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेयो ने दिया है, लॉर्ड मेयो। इसलिए लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। कि पहली बार फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात कौन कर रहा है, लॉर्ड मेयो कर रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है 1882 से 1990 के बीच में। यहाँ 1881 में हमारे यहाँ गवर्नर जनरल का आता है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने अपना एक प्रपोजल लगा जिसको हम रिपन प्रपोजल कहते हैं, जो 1882 में इसने रखा। इसने भी ग्राम पंचायतों में मेयो के अलावा और भी बहुत सारी बातें की कि इनको इंडिपेंडेंट बनाना होगा, कुछ पावर्स देनी होंगी। लेकिन आप देखेंगे ये भी फेल रहा। इसलिए चूंकि लॉर्ड रिपन ने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी अच्छी इसमें उसने क्वालिटीज और प्रावधान बताए थे, जिसकी वजह से
हम लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन ब्रिटिश इंडिया। कौन? लॉर्ड रिपन। सो ये लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखना है। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण मेयो, स्थानीय कर मेयो, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कौन माना जाता है? लॉर्ड रिपन। फिर इसी फेज में यानी सेकंड फेज में द्वितीय चरण में ही 1907 में एक आयोग आता है जिसको हम राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग या शाही आयोग या हॉब हाउस आयोग कहते हैं। स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन या रॉयल कमीशन या हॉब हाउस कमीशन कहते हैं। चूंकि इसका चेयरमैन हॉब हाउस था इसलिए इसका नाम पड़ा है हॉब हाउस कमीशन। इसमें एकमात्र भारतीय सदस्य थे आरसी दत्ता, रमेश चंद्र दत्त, ये याद रखेंगे। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी पंचायतों के लिए ही, बट ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। केवल आपको ये क्रम याद रखना है डेवलपमेंट का, किसमें काम होगा, कौन सी चीज हमें याद रखनी है वो हम देखते चलेंगे। अब थर्ड फेज स्टार्ट होता है इसका। थर्ड फेज 1990 से लेकर 1937 तक चलता है। इसमें आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1990, जिसमें हमने देखा था कि विषयों को ना दो भागों में बांटा था, प्रांतीय विषयों को और आप देखेंगे संघीय विषयों में। तो बेसिकली जो पंचायत थी, पंचायत को प्रांतीय सूची में डाल दिया गया था और यहाँ से पंचायतें फिर और मतलब गिरी हुई अवस्था में चली जाती हैं। जब संघ सूची का भाग थी तब इतना काम नहीं हुआ, तो अब तो ये प्रोविंस लिस्ट में डाल दिया गया है, तो फिर काम होना ही क्या। तो फिर ये फेज चलता है 1990 का। जो फोर्थ फेज आता है वो 1938 से 1950 के बीच में चलता है, जिसमें 1935 का एक्ट आता है और ये 1935 का एक्ट 1937 में लागू होता है, जिसमें इस अधिनियम में पंचायतों के पुनरुद्धार की बात की गई है, रिनोवेशन की बात की गई है कि पंचायतों का रिनोवेशन किया जाएगा, पुनरुद्धार किया जाएगा। और इसी बीच में 1948 में अमेरिका का एक फोर्ड फाउंडेशन है, उसकी मदद से अल्बर्ट मेयर नामक एक व्यक्ति ने इटावा प्रोजेक्ट शुरू किया इंडिया में। क्योंकि जब अल्बर्ट मेयर जो भारत आया और उसने देखा यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम को, तो उसने कहा ये तो बहुत पुरानी परंपरा पे कृषि कर रहे हैं, ऐसे तो लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अल्बर्ट मेयर लेके आया था इटावा प्रोजेक्ट, और इटावा प्रोजेक्ट जो आया था वो फोर्ड फाउंडेशन की मदद से आया था, ध्यान रखेंगे, ये 1948 में। और फिफ्थ चरण स्टार्ट हुआ 1950 से 1992 तक। इसमें क्या-क्या हुआ? तो इसी बीच में हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान में आर्टिकल 50 आप पढ़ेंगे डीपीएसपी का, जिसमें पंचायतों के संगठन और सशक्तिकरण की बात की गई है, जो कि गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। सो ये हमारा संविधान लागू हुआ। और ये देखेंगे आप आर्टिकल 15 में नीति निषेध तत्व के रूप में पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। और आप देखेंगे 2 अक्टूबर, चूंकि गांधी जी की जयंती और गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ अल्बर्ट मेयर्स इटावा प्रोजेक्ट। ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1952 को जो अल्बर्ट मेयर ने रिकमेंडेशन दी थी इटावा प्रोजेक्ट की तर्ज पर, उसने उसी के जरिए हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया 2 अक्टूबर 1952 को। और फिर 1953 में हमने राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया। इन 1953 द नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। ये दोनों प्रोग्राम हमने पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किए, बट दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं। और इन दोनों परियोजनाओं की असफलता का जांच करने के लिए 16 जनवरी 1957 में एक व्यक्ति हैं बलवंत राय मेहता, इनकी समिति का गठन किया जाता है। तो फॉलोइंग द फेलियर्स ऑफ बोथ दीज प्लान्स द बलवंत राय मेहता कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 16th ऑफ जनवरी 1957। ये जो बलवंत राय मेहता जी थे वो गुजरात के सीएम थे। तो इनको फिर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप ये बताइए कि ये दोनों हमारे जो प्रोग्राम है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम है, ये फेल क्यों हुआ। तो ये सेकंड फिफ्थ फेज में हुआ और लास्ट फेज है 1992 से लेके आज तक। इसमें हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 को डिटेल में देखने वाले हैं। ये हो गई हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस, जो कि 6 स्टेज में हुआ है या 6 चरणों में हुआ है। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं हम। तो वही बात है, स्थानीय स्वशासन वित्तीय सशक्तिकरण के लिए 1882 लॉर्ड रिपन द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको लॉर्ड रिपन को जनक कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का, लॉर्ड रिपन कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद ये हमने देखा, ये पार्ट 4 आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रावधान की बात की गई है। अच्छा ध्यान रखेंगे, यह जो अनुच्छेद था गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। इस अवधारणा को उल्लेख गांधी जी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में किया है। तो ये एक आपकी इफेक्ट याद रखेंगे कि माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया इज द बुक ऑफ गांधी जी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, हमने ये देखा है कि इसको प्रांतीय विषय में बांट दिया गया और 1935 में उसको और व्यापक बनाया गया। बेसिकली और नेक्स्ट फैक्ट अगर आप देखेंगे इसमें,
तो भारत में जो पंचायती राज है, उसका आगमन 1990 अधिनियम के तहत ही माना जाता है। द एडवेंट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अंडर द एक्ट 1990। पंचायती राज का आधार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को माना जाता है। ठीक है, जो ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी गांधी जी ने उसको, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। जवाहरलाल नेहरू वाज कॉल्ड पंचायती राज द स्कूल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। अब स्वतंत्रता के बाद पंचायती राजों का विकास कैसे हुआ, तो हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बना दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज बीन कंसीडर्ड अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो हम कहेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो तीन जो सूचियां होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो बेसिकली ये स्टेट लिस्ट का भाग है। संविधान में आप भाग 4 नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, आर्टिकल पार्ट 4 डीपीएसपी, इसमें आर्टिकल 40 है, वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और 2 अक्टूबर 1952 को स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता की जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए के एम मुंशी के सुझाव पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, जो भी हमने देखा था। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू हुआ। यही सारी बातें हैं। उसके बाद 1957 बलवंत राय मेहता को बिठाया गया। इन्होंने बताया कि जो ये आपका प्रोग्राम है, ये दोनों फेल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं रही है। और इसी वजह से बलवंत राय मेहता ने कहा है कि हमें अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ओर ध्यान देना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। इसलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा गया है। अब कुछ चीजें मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बलवंत राय मेहता के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी कमेटी का गठन हुआ 16 जनवरी 1957 को। इन्होंने रिपोर्ट दी 24 नवंबर 1957 को, जिसमें इन्होंने सीडीपी को फेल बताया। सीडीपी क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये फेल रहा। फेल होने का कारण बताया उन्होंने कि जनता का सहयोग नहीं मिला है, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक। कुछ रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने। इन्होंने कहा है सबसे पहले कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करिए, ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, जिससे जो शक्तियां हैं वो नीचे लेवल तक पहुंचे। तो और इन्होंने कहा इस आधार पर आप पंचायतों को 3 स्तरों में डिवाइड कीजिए, 3 टियर सिस्टम अपनाइए पंचायती राज में, जिसमें गांव के लेवल पर ग्राम सभा, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद हो, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या मंडल पंचायत हो, और विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर विलेज परिषद या ग्राम पंचायत हो। ये रिकमेंडेशन की थी बलवंत राय ने। अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने का जब काम हुआ, तो देखेंगे इन 1958 रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया राष्ट्रीय विकास परिषद ने, लेकिन ये राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया। इट वाज लेफ्ट टू द स्टेट। और जब राज्यों पर छोड़ा, तो इसी बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन को अपनाते हुए 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी की जयंती पर ही राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में देश की पहली पंचायती राज की शुरुआत की गई, जिसका इनॉग्रेशन किया था हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में सारे पॉइंट्स हमने देखे। अब देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया। वही ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता समिति ऑन 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन सा, बगदरी विलेज इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इनॉग्रेशन किया। और भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव, यानी सेकंड टाइम जो चुनाव करवा के पंचायती राज सिस्टम का गठन हुआ, वो 11 अक्टूबर 1959 को हुआ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के सहादर नगर में। अब मैं कुछ चीज आपको बताता हूँ। फिर बीच में आप देखेंगे 59 में ये काम हो गया। उसके बाद 62 में क्यों हमारी पंचायती राज सिस्टम, यानी जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय स्तर पर पंचायतों के गठन की भी बात की, इतनी सारी बातें की, उसके बाद भी हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम कोलैप्स क्यों कर गया, फेल क्यों कर गया उस समय? तो 1962 में हम चाइना वॉर में उलझ गए। फिर 1965 में चाइना वॉर से उभरे थे कि हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। तो अब बताइए, हम युद्ध लड़ेंगे कि पंचायतों पर ध्यान देंगे? तो फिर पाक वॉर हुआ। फिर इससे हम निकल पाए कि नेक्स्ट ईयर 66-67 में फेमिनाइन पड़ गया, भारत में भूखमरी पड़ गई, जिसके लिए हमने हरित क्रांति शुरू की, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद 71 में हम फिर निकल पाए थे इससे कि पाकिस्तान वॉर हो गया फिर से। और 1975 में इमरजेंसी आपातकाल लगी। तो इन सभी कारणों के चलते जो पंचायती राज सिस्टम था वो क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। और फिर हम यहां से अब आगे बढ़ेंगे कि फिर आगे क्या होता है। तो देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। 24 नवंबर को उनकी रिपोर्ट आती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे
भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज के जनक भारत में बलवंत राय मेहता कहलाते हैं। लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक, ध्यान रखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक है रिपन, लेकिन पंचायती राज का जनक है बलवंत राय मेहता जी। वो आधुनिक पंचायत राज के जनक राजीव गांधी को माना जाता है। कुछ चीजें यहाँ पर जो फैक्ट हैं वो याद रखेंगे कि पंचायती राज का स्थापना काल जवाहरलाल नेहरू के टाइम को माना जाता है, लेकिन इनका टकराव, ठहराव, पतन का काल इंदिरा गांधी का समय माना जाता है ना। क्राइसिस, स्टैग्नेशन, डिक्लाइन पीरियड ऑफ पंचायती राज इंदिरा गांधी। पंचायती राज का स्वर्ण काल राजीव गांधी को माना जाता है। गोल्डन एज ऑफ पंचायती राज राजीव गांधी। और इनका संकट काल 60 टू 70 रहा है। इसमें अब ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या कारण हुए। तो इस प्रकार से ये आज के लेक्चर में हमने पार्ट 1 देखा, जिसमें केवल हमने बेसिक चीजें कवर की हैं कि हम बेसिकली पढ़ना क्या चाहते हैं, पंचायतें होती क्या हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो पार्ट 2 रहेगा, इसमें हम पंचायती राज सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल्स और ग्राम सभा क्या होते हैं, 3 स्तरों पर पंचायतों के क्या फंक्शंस होते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, ये सारी बातें अब हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में हम पंचायतों को फिनिश करेंगे, फिर ऐसे ही हम म्युनिसिपैलिटीज को भी 2 लेक्चरों में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप इस सीरीज के साथ। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि ये टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ हो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।